हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग जूठन चैप्टर का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जूठन चैप्टर के राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो जूठन 3 भाग में है। ठीक है, मतलब 1, 2, 3। तो इसका हम लोग पढ़ चुके थे, तीसरा बचा हुआ था। इनके राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश जी का यह क्या है? खुद का ऑटोबायोग्राफी है। मतलब समझे, खुद के जीवन पे जब व्यतीत हुआ है तो वो क्या करते हैं, इसके बारे में वो लिखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के 2 स्टैंजा में हम लोग देख चुके थे कि इनके साथ क्या क्या व्यक्तिगत घटा। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका पार्ट 1 अपलोड है, जाकर देखें। ठीक है, तो तीसरी स्टैंजा यानी तीसरी कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि मैं उन दिनों 9वीं कक्षा में था। कौन 9वीं कक्षा में था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी और घर का जो हालत था वो क्या था? आर्थिक हालत कमज़ोर था। कहता है एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। खटना मतलब काम करना पड़ता था। ठीक है, मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। अक्सर देखे होंगे आप लोग, नहीं खरीदते हैं पुराना किताब, आप लोग नहीं खरीदते होंगे। सीबीएसई में हर एक साल किताबें चेंज हो जाता है। हम लोग में क्या था? हम लोग सीनियर से ख़रीदते थे, जूनियर हम लोग से ख़रीदता था। करीब कुछ सालों तक ऐसा ही चलता था। फिर कभी मन हुआ प्रिंसिपल का, उसको पैसा वैसा मिला तो बुक चेंज कर देता था। ठीक है, तो यही था, उसको दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, कपड़ा भी वैसा ही पहनता था, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया वो खाना खा लिया। उन दोनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम चूहों के जिम्मे ही था। अब बात को समझिए, चूहों का क्या काम था कि जैसे गांव में कोई जानवर मर गया, मवेशी अगर कोई पाला हुआ इंसान, उसके यहाँ मवेशी मर गया तो उसको मरे हुए जानवर को के ले जाता था? ये चूहों का काम था। ठीक है, जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसे उठाने पड़ते थे। अब ये लोग का क्या करता था? ये लोग का परिवार काम करता था किसके यहाँ? कुछ घरों में काम करता था। तो जिसके यहाँ जो काम करता था, अगर उसके यहाँ जानवर मर गया तो उसी को उठा के ले जाना है। ठीक है, कहता है कि इसके बदले ना कोई मेहनत ताना और ना ही मजदूरी मिलती थी। मतलब मरे हुए जानवर को लेकर जब जाता था तो इसके लिए इसके कोई मजदूरी वगैरह नहीं मिलती थी। कहता है एक गाय बैल भैंस उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। अब होता क्या कि जानवर बड़ा सा रहता है तो एक आदमी से तो उठेगा नहीं। ठीक है, तो उन लोग को टोला में जाके, नहीं जिसके यहाँ मरा वो उन लोग को टोला में जाके क्या करता था? बार बार चिल्लाता था क्या कि जल्दी से मेरे यहाँ से उठा के ले जाओ, मेरे यहाँ से उठा के क्या करो, ले जाओ। लेकिन कई बार लोगों को इकट्ठा करने में जब टाइम लग जाता था तो गालियाँ वालियाँ भी सुनने को मिलता था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार को और ओम प्रकाश को। कहता है कि मरे हुए पशुओं को उठाना उतना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों में रस्सी बांधकर बांस की मोटी बाहियों से उठाना पड़ता है। इतने श्रम साध्य के काम के बदले मिलती क्या है? गालियाँ। कह रहा है कि पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम है। उसके दोनों और आगे के और पीछे के पैर क्या करता था? बांध के बीच में बांस घुसा के और उसको कांधे पे टांग के ले जाता था। बोलता था कि इतना कठिन काम करते थे फिर भी हमें क्या मिलता था? मात्र गालियाँ सुनने को मिलता था। क्या मिलता था? गालियाँ सुनने को। कह रहा कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम। ठीक है, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था सब। कहता है कि यहाँ काम करने का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, बल्कि लोगों को कैसे शोषित करते रहना है, लोगों को कैसे क्या करना है, निर्धनता में बांध के रखना है, बस उसी का एक प्रकार से षड्यंत्र था। ठीक है, मरे हुए पशुओं की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। जो मरा हुआ जानवर ले जाता था उसका खाल बाल उतार के क्या करता था? चमड़ा बाजार में बेच जाता था। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 30 रुपये में बिकती थी। कोई अगर मवेशी मर गया तो उसके पशु का जो मतलब मवेशी का जो खाल है कितना रुपये में बिकता था? 20 से 30 रुपये में बिकता था। कहता आने जाने में मरे हुए पशुओं को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे।
तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई देती थी। अब क्या करता था, टांग के ले जाता था, उसके लिए आदमी भी आता था, तो मेहनत सब कुछ दे के उसके हाथ में कितना बचता था, 10 से 15 रुपये, ठीक है। और निर्धनता वाले दिन में उसको क्या 15 रुपये भी मोटी रकम लगता था, ठीक है। 4-5 सवाल। लेखक के घर की हालत कैसी थी? आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। गांव में मरे हुए पशुओं को उठाने का काम किसका था? चूहड़ों का था। श्रम साध काम के बदले उन्हें क्या मिलता था? गालियां मिलता था। लेखक के निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र किसको माना है? श्रम का कोई मोल नहीं देना, ठीक है। अब पशुओं की खाल कहाँ बिक जाती थी? चमड़ा बाजार कहाँ है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं मार देना, ठीक है। मुजफ्फरपुर बिहार में है नहीं। कहता है कि चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल को बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते हैं उस पर नमक लगाना पड़ता, वरना दूसरे ही दिन खाल खराब हो जाती, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता। अब जो पशु का जो चमड़ा उतार के ले जाता था उसको बड़ा बारीकी से देखता था दुकानदार वाला कि कहीं कट तो नहीं गया है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। उसे बैग वगैरह, लेदर का बेल्ट, जूता चप्पल बनता था, तो कटा फटा कौन लेगा? और जिस दिन निकाला उसी में उसमें क्या लगाना पड़ता था? नमक लगाना पड़ता था, वरना क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, ठीक है। कहता है कि एक रोज़ ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय ही रास्ते में गिर गया और उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर पर खबर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज़ रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। अब क्या इंसिडेंट घटता है कि ब्रह्मदेव का जो था क्या बैल, ठीक है, तो रास्ते में खेत से आते टाइम गिर गया। गिरा तो क्या हो गया? मर गया। तो मर गया तो ब्रह्मदेव वाला किसके जाके घर पे खबर दिया? ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर पे जाके दिया। लेकिन संजोग से इसका पिताजी, किसका पिताजी? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, इसका बड़ा भाई क्या है, कहीं रिश्तेदारी में गया है, ठीक है। इसके घर पे कौन है? माँ है, बहन और भाभी है। और जसवीर जो इसका छोटा भाई वो कहाँ रहता था? देहरादून में रहता था, ठीक है। कहता कि माँ परेशान हो गई। अब मम्मी इसका परेशान हो गया कि क्या करना है, जानवर को ले जाना है। कहता कि बैल की खाल उतारने भेजे किसे, ठीक है। तो बैल की खाल उतारेगा कौन? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए था, अकेले खाल नहीं उतार पाएंगे। बस्ती में उसके 1-2 आदमी थे, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो लेखक के मम्मी किससे बात करते हैं? लेखक के चाचू से बात करते हैं, ठीक है। तो वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन साथ में एक और इंसान को चाहिए जो खाल उतारने में मदद करे। कहता है मैं उस समय स्कूल में ही था, माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे काम करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उसे छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हारकर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सुलहक्कड़ कामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत से काम कतराते थे। जो इसके साथ चाचा गया वही क्या था? कामचोर था, खाली ढोल ताशा में लगा रहता था। और लेकिन माँ को इसको लग रहा था कि 15 रुपया आ जाएगा, तो कहाँ हम छोड़ें, भेज दिया इसको, ठीक है। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। अब मर गया तो गिद्ध भी चल गया, जंगली जानवर कुत्ता वगैरह जो क्या उसको खाल नोचना चालू करता है। चाचा ने खाल उतारनी शुरू कर दी, मैं उनकी मदद करता रहा। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिता जैसी कुशलता उसमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो थक कर बैठ कर बीड़ी पीने लगे। अब क्या किया जा रहा है? वो नज़ारा सोचिए कि उसका खाल उतारा जा रहा है, किसका? जानवर का। उसका चाचा बहुत धीरे धीरे काम चलाता, उसके पिताजी जैसा नहीं चलाता। थक के बैठ गया और क्या करने लगा? बीड़ी पीने लगा, ठीक है। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोला धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंसा जा रहा था।
जैसे मैं उबरना चाहता था, हालात मुझे इस दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में यातना जैसे मैं भोगा था, उस जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। ठीक है, जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। अब इसको नहीं आता था, ये कभी काम नहीं किया था। कौन? ओम प्रकाश। तो इसको भी चाकू थमा दिया और उसको काटने ही नहीं आ रहा था, तो उसका चाचा उसके बारीकी सिखाया। फिर क्या किया, उसको खाल को उतारा, लेकिन इसको भीतर से मन नहीं हो रहा था। लग रहा था कि जितना जल्दी से हो जाए। जैसे जैसे खाल उतार रहा था, इसके भीतर का रक्त जमता जा रहा था। ये बच्चा था, ये सब नज़ारा देख के क्या होता जा रहा, वो धीरे धीरे उसके अंदर से बैठता जा रहा था। ठीक है, खाल उतारने के बाद उसके चाचा ने कहाँ कर दिया, ज़मीन में, सूखी ज़मीन पर क्या किया, खाल को बिछा दिया, जिससे क्या हुआ, सूखा ज़मीन रक्त को सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख ली थी। ठीक है, अच्छा, चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर ही हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास आ पहुँचे थे। गठरी से सिर से उतारकर चाचा ने ज़मीन पर रख दी और कहा, यहाँ से तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। यानी अब क्या है, चादर में चमड़ी को क्या किया, बांध के चाचा सर पे रख लिया, पीछे से भी चाकू हथौड़ी जो भी है लेके आ रहा है। तो जैसे ही वो पक्की सड़क के पास गया, बस अड्डे के पास, तो उसका चाचा क्या किया, रख दिया क्या, जो खाल उतारा था वो, और बोला कि मैं थक गया, यहाँ से क्या करो, तुम लेके जाओ। मैंने उस रोज़ चाचा से बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी सब यह लेते हुए जाते देखेंगे तो मुझे स्कूल में तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ में मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा मन ही जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। समझ रहे बात को? तो इसको लग रहा था कि मेरा कोई बैचमेट नहीं देख ले, है ना, वो जान पहचान का देख नहीं ले, पूछेगा, स्कूल में तंग करेगा, क्या करता है नहीं करता है। तो इसके मन में भय समा रहा था। बस अड्डे पर चाचू से क्या बोला कि हमें किसी तरह क्या करो, भीड़ पार करवा दो, लेकिन उसका चाचा का दिल नहीं पसीजा। ठीक है, घर पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए, है ना। मेरी हालात देखकर इसकी माँ रो पड़ी। मेरे सिर से पांव तक गंदगी से भरा था, कपड़े पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा, इनसे ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग अभी उसी घिनौने ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में ऐड करने का मतलब यही है कि जो अभी जातीय भेदभाव चलता आया है समाज से, लेखक तो निकल गया, लेकिन अभी भी लाखों लोग इस दलदल में क्या है, धंसे पड़े। समझे बात को? पहले की विधि व्यवहार ऐसा बना के लोग रखा था कि जो है जिस जात में जन्मा उसका काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जूठन का बचा हुआ हिस्सा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।